हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। तो माइग्रेशन वाले में बेटा हमें क्या पढ़ना होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप फिर खुद से एनसीईआरटी एक बार देखना। माइग्रेशन वाले में वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है कन्फर्मर है, रेगुलेटर है, तो वो अपनी जगह पर चाहे टेम्परेचर कैसा भी हो रहने की कोशिश करेगा। बट इन द केस कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कन्फर्मर है, रेगुलेटर नहीं है, कन्फर्मर है, तो वो माइग्रेट कर सकता है। लाइक मैं किसी और जगह पे चला जाता हूँ यार कुछ टाइम के लिए, तो टेम्पररीली इट कैन मूव। तो आपको मुझसे पूछेंगे कि मैम परमानेंटली चला जाए ना, क्यों झंझट में पड़ना है हाई या लो टेम्परेचर के, ऐसी जगह पर रहने चला जाए जहाँ पे टेम्परेचर एकदम मस्त रहता है और वहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं है रेगुलेशन करने की। तो बेटा उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे फुलफिल हो रही है ना बेटा, तो इसलिए उन्हें वहाँ पे वापस तो जाना ही पड़ेगा माइग्रेशन करके। जैसे कि यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल दी हुई है कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो साइबेरिया से आते हैं, राजस्थान में क्यूलेडो नेशनल पार्क में आते हैं। वो बेसिकली राजस्थान में आते हैं एंड क्यूलेडो नेशनल पार्क में वो आना प्रेफर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो साइबेरिया से, जहाँ पर बहुत ठंड होती है, एंड और भी जितने भी नॉर्दर्न रीजन में जितने भी कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ पर वो आना पसंद करते हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। कुछ समय के लिए वापस चले जाते हैं अपने ठंडे इलाकों में, जब वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा गर्मियों वाला टाइम आ जाता है वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि खाना तो उन्हें वही मिलेगा ना, प्रॉपर उनका हैबिटेट तो वही है। बट कभी कभी टेम्परेचर बहुत लो हो जाने के कारण दे मूव टू क्यूलेडो नेशनल पार्क इन राजस्थान। तो यही आपके दिया हुआ है यहाँ पे माइग्रेशन वाले पैराग्राफ में। सस्पेंशन वाले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, देखो दो ऑप्शंस है, या तो यहीं पर रहो ठंडे इलाके में और कुछ काम मत करो, वेले बैठे रहो, है ना, छुप जाओ, बहुत ज़्यादा एकदम सो जाओ, हाइबरनेशन में चले जाओ। सर्दियों वालों को बोलते हैं कि हाइबरनेशन, गर्मियों में अगर कोई तंगी फेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो या तो चुपचाप बैठ जाओ या फिर यहाँ से उड़ के कहीं और चले जाओ। अगर आपको काम करना है ना तो फिर माइग्रेशन कर जाओ। तो सस्पेंशन इज लाइक कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, या लोअर प्लांट्स हो गए ना बेटा, ये ना स्पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है वो स्पोर जर्मिनेट नहीं करते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर डिवाइड होते रहते हैं। उसके साथ में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि दे कैन गो these germinate on availability of the suitable environment, ये समझा दिया। In higher plants, seed and some other vegetative structures, they remain serve as a means to tide over period of stress besides helping in dispersal. They germinate to form new plants under favorable moisture and temperature condition। मतलब कि जो seeds भी होते हैं ना वो भी they get into their state of dormancy, inactive stage, and they become active once the conditions are appropriate. The seeds they go into the state of dormancy and germinate to form the new plants only under the favorable conditions। ठीक है, तो हमने अभी स्पोर्स वाला पॉइंट पढ़ा, स्पोर्स ऑफ द बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट। स्पोर्स खराब नहीं होता क्योंकि स्पोर्स की वॉल बड़ी थिक होती है। इसी तरह से सीड्स की, तो स्पोर्स डोंट जर्मिनेट अंटिल देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट। सिमिलरली सीड्स डोंट जर्मिनेट अंटिल देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सूटेबल एनवायरनमेंट, दे एंटर इनटू देयर स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर देर आर bears they get into their hibernation period. Then there are some snails and fishes which go into estivation. Snails and fishes को गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो समर स्लिंग में जाते हैं। बियर को सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो हाइबरनेशन में चला जाता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में बहुत सारे जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं जो लेक्स में रहते हैं, पॉन्ड्स में रहते हैं, वो भी एक सस्पेंडेड स्टेट में चले जाते हैं। मतलब अगर उनको बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, वैसी वाली कंडीशंस के अंदर बच्चे वो जो है डायापोज वाली स्टेट में चले जाते हैं। मतलब कि अब वो कुछ टाइम के लिए डेवलप नहीं करेंगे। तो एक तो आपने पढ़ लिया, जैसे सूटेबल एनवायरनमेंट का मतलब है ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, प्रॉपर पानी। तो जो सीड्स होते हैं या फिर जो बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स के जो स्पोर्स होते हैं, दे जर्मिनेट व्हेन देयर इज अ सूटेबल एनवायरनमेंट। अब सूटेबल एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि आप बहुत गर्मी में जर्मिनेट कर जाते हैं, बहुत सर्दी में नहीं। ज़्यादा गर्मी है तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा सर्दी है तो प्रॉब्लम है, तो बीच के टाइम पे दे जर्मिनेट। इसी तरह से बियर्स, जब बियर्स उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है हाइबरनेशन। अब देखो बियर्स आपको मिलते हैं पोलर एरियाज में। पोलर एरियाज में लगभग पूरा साल ठंडी रहती है, बट कुछ ऐसा टाइम भी आता है जब पोलर एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो उस टाइम पे बियर भी सह नहीं पाता है, तो बियर को भी जो है छुपना पड़ता है। बियर भी जो है बियर नहीं कर पाता तो उसको छुपना पड़ता है, तो वो हाइबरनेशन में चला जाता है। ठीक है, फिर जो है स्नेल्स एंड फिशेस, वो बेसिकली उनको समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उनको विंटर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिशेस एंड स्नेल्स जो हैं वो एस्टिवेशन में जाते हैं।
ठीक है. एंड देन वी हैव zooplankton. Zooplankton they are found in the वाटर बॉडीज. वो भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वो भी एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जिसमें वो डेवलप नहीं कर रहे, चुपचाप से बैठे हुए हैं. समझ में आया आपको यहाँ तक सस्पेंशन वाला पूरा? अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारे पास में अडाप्टेशन. तो नीचे दिखता नहीं है व्हेन आई जूम इट आउट ना, दैट इज व्हाई मुझे इसको जूम आउट नहीं, मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ जूम एक्चुअली. ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं. ठीक है, देखो हमारे पास में 3 ऑप्शंस हैं. या तो कुछ दिक्कत हो रही है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उतने टाइम के लिए माइग्रेट कर जाओ, या फिर वहीं पर रहो बट अपनी एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए रोक दो, या तीसरी चीज़ है अडेप्ट कर जाओ. अडेप्ट कर जाओ, प्रॉब्लम ही नहीं कोई. अब अडेप्टेशन में क्या होता है, अडेप्टेशन भी 2 तरह की होती है. एक होता है कि जैसे हम लोग करते हैं, शिवरिंग करके, स्वेटिंग करके हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, एंड वी हैव एडजस्टेड आवरसेल्फ टू आवर कंडीशंस वेयर एवर वी आर लिविंग, राइट. एंड कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, बिहेवियरली करते हैं. बिहेवियरल भी तो अडेप्टेशन ही है. बिहेवियरल भी तो अडेप्टेशन ही है कि कहीं जाके छुप जाना, तो वो यही बेसिकली migration. And migration is not adaptation, but yes, suspension is a sort of adaptation only. ठीक है. behaviorally मतलब कुछ टाइम के लिए, जैसे migrating temporarily to the less stressful habitat, ये होता है behaviorally. अब देखो migration and suspension जो है वो behavioral adaptations हैं. एंड फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट जो कि हम करते हैं, जो रेगुलेटर्स करते हैं, मैमल्स करते हैं, बर्ड्स करते हैं, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स करते हैं, कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स करते हैं. तो ये तो एक तो होता है बिहेवियरली कि माइग्रेट कर जाओ, या फिर अपनी एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर लो, या फिर फिजियोलॉजिकली आपको एक्टिविटी सस्पेंड करने की भी जरूरत नहीं है, कहीं भागने की भी जरूरत नहीं है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करो. ठीक है. सो इन रिस्पॉन्सेज को हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, अडेप्टेशन बोल देते हैं. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल. सो वी कैन सी दैट अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब कि एट्रीब्यूट इज लाइक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हो सकता है उसने अपनी बॉडी में कुछ विद द कोर्स ऑफ टाइम कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कर लिए हो, मतलब बाहर के स्ट्रक्चर को कुछ चेंज कर लिया इस प्रकार से कि वो वैसी कंडीशंस में रह सके. अपनी बॉडी के अंदर के प्रोसेसेस चेंज कर लिए हो, जैसे कि हमने किए हैं विद द कोर्स ऑफ टाइम, रेगुलेटर बन गए हैं हम. तो हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हमने कर ली है. फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कर ली है कि हम तो पसीना बहा देंगे, या फिर ज़्यादा गर्मी में सर्दियों में भी शिवर. और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने विद द स्टार्टिंग में तो सारे एक जैसे थे ना, धीरे धीरे लोग इवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सोच लिया कि यार हम छुप जाएंगे या फिर हम माइग्रेट कर जाएंगे. तो अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब कुछ मॉर्फोलॉजिकली कुछ चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रह सकें आराम से, कुछ फिजियोलॉजिकली करते हैं, तो कुछ बिहेवियरली करते हैं. यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया. दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन द हैबिटेट. अगर वो वहाँ पर अडेप्ट नहीं करेंगे ना, मतलब ना माइग्रेट कर रहे हैं, ना सस्पेंड कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, रेगुलेट भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे. सिंपल सी बात है. तो सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन इज इंपॉर्टेंट अनफेवरेबल कंडीशंस में. ठीक है. मेनी अडेप्टेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स. मतलब काफ़ी टाइम लगा है इन अडेप्टेशंस को बनने में, ऐसा नहीं एकदम से आ गई है. ठीक है. और अब सब में मतलब जेनेटिकली फिक्स मतलब अब प्रोजेनी टू पेरेंट्स टू प्रोजेनी पास होती रहती है. ठीक. अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. पहले इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं डेजर्ट की कंगारू रैट की दी हुई है. इन्होंने कंगारू रैट की इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, बहुत सुंदर सी एग्जांपल है. अच्छा, पहली बात ध्यान से सुनना मेरी बात, एनसीईआरटी भी पढ़ लेना. उसके बाद में कंगारू रैट में उसने एग्जाम्पल दिया आपको कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर, अभी तक उसने आपको ये बताया कि सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन कर पाने के लिए ये सारी अडेप्टेशंस करना बहुत ज़रूरी है. क्या है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो फिर उसने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जहाँ पर वेट हाँ, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स के अंदर हमें एक मिलता है जीव जंतु कंगारू रैट. कंगारू रैट जो है वो डेजर्ट में रहता है, तो वहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो उसने अपने अंदर कुछ ऐसी अडेप्टेशंस कर ली हैं कि उसे बाहर से पानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है. वो अपने अंदर के फैट को ही ऑक्सीडाइज कर कर पानी बना लेता है और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करवा लेता है. उसे बाहर से पानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अडेप्ट कर दिया ना. और जो वो यूरिन भी प्रोड्यूस करता है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है ताकि यूरिनेशन में उसका वाटर ना लूज हो जाए.
ये तो हो गई डेजर्ट के अंदर एनिमल्स की अडेप्टेशन में, किसकी, कंगारू रैट की, सबकी अलग अलग है। प्लांट्स के अंदर भी कुछ अडेप्टेशन होती हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपने क्यूटिकल को थिक कर लेते हैं, मतलब लीफ के ऊपर की कवरिंग को थिक कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्टोमेटा अंदर को धसे होते हैं ताकि पानी अच्छे से बाहर ना आ पाए। सम हैव स्पाइनी लीव्स, अगर लीव्स स्पाइनी हो जाएंगे देन दे हैव द फ्लैट स्टेम फॉर देयर पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सम दे फॉलो द कैम्प पाथवे, दे फोटोसिंथेसाइज एट द daytime only, but they open their stomata at the night time and they store their whatever carbon dioxide they want, they store at the night only। ठीक है, सो थिक क्यूटिकल कर लो या फिर सनकन स्टोमाटा ले आओ या फिर एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे ले आओ। मतलब कहते हैं हम मॉर्निंग में स्टोमाटा खोलेंगे ही नहीं। स्टोमाटा खोलना ही क्यों है? क्योंकि बाहर से CO2 लेनी है। कहते हैं हम रात को स्टोमाटा खोलेंगे, CO2 ले लेंगे, उसको संभाल के बोरी भर के अपने अंदर रख लेंगे। मॉर्निंग में क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि अगर मॉर्निंग में स्टोमाटा खोलते हैं तो अंदर CO2 तो आती है, बट बाहर सनलाइट होने के कारण वो पानी बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है तो नुकसान हो जाता है डेजर्ट के अंदर। तो दे अडेप्ट टू अ स्पेशल पाथवे कॉल्ड एज द कैम्प पाथवे। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास में लीफ होते ही नहीं है, दे हैव बीन मॉडिफाइड टू स्पाइन, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करता है? स्टेम। स्टेम के ऊपर से पानी ज़्यादा नहीं जाता है, ट्रांसमिशन ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर स्टोमेटा की कमी होती है। सो वी हैव डन ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स। Number 1 point is that they have thick cuticle, some have thick cuticle. In some cases the leaves are modified into spines, तो spines में modify हो गया तो photosynthesis कौन कर रहा है? They have their flat stem for the purpose of photosynthesis, alright, and they have their stomatas arranged in the pits। अगर उनके stomatas है तो वो अंदर धसे हुए हैं, या फिर they adapt to a special pathway called the CAMP pathway in which they take in the CO2 at the night, that means they open their stomata at the night। तो ये चीज़ें जो है वो रहती हैं। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर उन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं मैमल्स के बारे में। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स के पास में जनरली दे हैव द शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म छोटा होने की वजह से ओवरऑल बॉडी सरफेस जो है वो कम हो जाता है, बट अगर लिम्स हमारे छोटे होते हैं तो उससे क्या होता है? हीट का लॉस कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, उनके पास में उनके कान हो गए या उनके लिम्स हो गए, उनकी हीट लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, तो हीट की लॉस अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर लिम्स छोटी होती हैं तो हीट का लॉस कम होता है, बट अगर बॉडी सरफेस छोटा हो जाता है, मतलब अगर बॉडी की साइज, मतलब इट इज़ बेसिकली साइज ऑफ, मैंने आप में से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अब कि यार आपने पहले बोला था साइज छोटा है तो हीट का लॉस ज़्यादा हो रहा था। बेसिकली वो साइज बाय वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम ज़्यादा था, साइज कम था। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है ना, लिम्स का क्या है वॉल्यूम, पूरी बॉडी की बात कर रहे थे। सरफेस एरिया तब ज़्यादा होता है जब साइज कम हो और वॉल्यूम ज़्यादा हो, तब सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली लिम्स एंड ईयर्स एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसे हम बोलते हैं एलन्स रूल। ठीक है, तो पोलर एरिया, जैसे एक और एग्जांपल हमने दे रखी है आपको कि एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स, उनके पास में ब्लबर होता है। ब्लबर क्या होता है? थिक फैट लेयर दैट यू नो इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ द बॉडी हीट। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। फिर आपको एक बताने की लाइक अगर हम रोहतांग चले जाते हैं, मनाली के पास में है वो, हाई ऑल्टीट्यूड वाली प्लेस है। ठीक है, वहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो वहाँ पर लोगों को हो जाते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस। वो क्या होता है? घबराहट होना, दिल घबराना, नाजिया हो जाना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, ये सब चीज़ें होती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना। तो वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं? अपने सांसों को तेज हो जाता है। हमारी बॉडी किस तरह से फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होती है। देखो, ब्लबर का आना इज एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर बना है, बाहर से दिख जरूर रहा है बट है तो अंदर ना, स्किन के अंदर है। जैसे कि इमेजिन करो अगर आपका हार्ट जो है बाहर आ जाए, एक ऐसा एवोल्यूशन हो जाए कि हार्ट बाहर आ गया, बट आप क्या बोलोगे कि हार्ट मॉर्फोलॉजिकल है? नहीं, हार्ट तो एनाटॉमिकल है ना, अंदर है तो अंदर ही ना, स्किन के तो अंदर ही है ना, स्किन के तो नहीं बाहर आके बैठ गया, स्किन के तो अंदर ही है ना। ब्लबर जो है वो स्किन के तो अंदर ही है ना, तो वो क्या है? एनाटॉमिकल अडेप्टेशन है।
जो कैंगारू रैट कर रहा था वो एक प्रोसेस कर रहा था, प्रोसेस इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, वो एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। जो प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही थी वो बाहर बाहर से हो रही थी, तो वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है। अगर हम रोहतांग चले जाते हैं या किसी भी हिल एरिया पर चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो प्रोसेसेस में बदलाव कर रही है, मीन्स वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कर रही है। कुछ बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस थोड़ी आ रहे हैं, बाहर आ रहे होंगे तो मॉर्फोलॉजिकल बोलेंगे, अंदर आ रहे होंगे तो एनाटॉमिकल बोलेंगे, बट यहाँ पे प्रोसेसेस में चेंजेस आ रहे हो तो हम फिजियोलॉजिकल बोलेंगे। तो हम क्या उस टाइम पे होता क्या, हमारी बॉडी क्या करती है, सांस हमारी तेज हो जाती है, ऐसे हो जाता है सांस, ठीक है। उसके बाद में और क्या चीज़ें होती हैं कि हमारा अमाउंट ऑफ आरबीसीज दे इंक्रीज, नंबर ऑफ आरबीसीज इन आवर बॉडी दे इंक्रीज, ठीक है, ये चीज़ होती है। तीसरी चीज़ होती है बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज विद द हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज। अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज क्यों होती है ना। तो इसका बेटा कारण ये है कि बेसिकली आपको लगाओ कि बाइंडिंग एफिनिटी बढ़नी चाहिए ना, तभी तो जितना ऑक्सीजन आएगा कैप्चर कर पाएगा। एक्चुअली इट्स अपोजिट, देखो जितना ऑक्सीजन आना है वो तो आना ही है, कम आ रहा है एक्चुअली, बट हम बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन कम कर दे रहे हैं ताकि जब तक वो टिश्यू में जाकर पहुंचे तो बहुत कम ऑक्सीजन वो अपने से छोड़ता है। तो वी वांट कि बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी ना, तो जितनी आएगी कम से कम उतनी तो बॉडी को मिले, है ना, जितनी आएगी कम से कम उतनी तो बॉडी को मिले। ऐसा तो ना हो कि आ रही है और उसका बहुत कम परसेंट जो है आपकी टिश्यूज़ में मिल रहा है। ऐसा कब होगा, जब बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी। बेटा बाइंडिंग, अब आप पूछोगे कि मैम अगर बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी तो बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है उसको वो कैसे पकड़ेगा। बेटा बाहर से कम आ रही है ना, तो कम को तो वो पकड़ ही लेगा, इतने को तो वो पकड़ ही लेगा, एक्सेस में थोड़ी आ रही है। अब वो हम चाह रहे हैं कि अब जो आ रही है ऐसा नहीं उसको एकदम पकड़ के बैठ जाए जोश से, नहीं उसको जाके छोड़ दे, दैट इज व्हाट वी वांट। अब आया समझ में, हाँ जी। तो ये हमारे पास में कुछ अडेप्टेशंस हैं। हमने पोलर एरिया के बारे में ब्लबर वाली बात करी, कैंगारू रैट वाली बात करी, हमने प्लांट्स के बारे में बात करी, रोहतांग के बारे में बात करी। फिर अब ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे होते हैं या फिर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रह रहे होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे होते हैं, उन्होंने भी कुछ अडेप्टेशंस की होती है। उन्होंने कैसे अडेप्टेशंस की होती है, उनके पास एंजाइम्स ही ऐसे होते हैं जो इतने टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं। तो ये अलग हो गया। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट कैंगारू रैट, देन अबाउट द प्लांट्स, देन अबाउट द ब्लबर, देन अबाउट द एलेंस रूल, देन अबाउट द रोहतांग वाला एग्जाम्पल एंड देन अबाउट दिस एंजाइम वाला थिंग। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है लार्ज वैरायटी ऑफ मेराइन इनवर्टिब्रेट वाला पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर जो है यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनिजम्स या जो फिशेस, जो इनवर्टिब्रेट्स बहुत ज़्यादा डेप्थ पे रहते हैं, उनके ऊपर पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ताकि वो इतने ज़्यादा प्रेशर पे उनके एंजाइम्स काम कर सके, तो एंजाइम्स ही ऐसे के होते हैं जो हाई प्रेशर पे काम कर सकें। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब डेजर्ट लिजर्ड क्या करती है, वो बिहेवियरल अडेप्टेशन दिखाती है। इट बास्क इन द सन व्हेन इट्स कोल्ड एंड हाइड्स व्हेन इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, कुछ जो है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कुछ एस्टिवेशन में, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, बिहेवियरल अडेप्टेशन हो जाती हैं। वही लास्ट पैराग्राफ में जो है वो लिखा हुआ है। अभी हम चलते हैं हमारी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के ऊपर, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के ऊपर अब हम लोग चलते हैं। तो देखो इसमें वो क्या बोल रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही स्पीशी वहाँ पर हो, और भी होंगे, है ना। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ देम इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशी। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि इस एरिया में सिर्फ एक ही ह्यूमन रहता है, या इस एरिया में सिर्फ एक ही इंसेक्ट मिलेगा, इस एरिया में सिर्फ एक ही चीता मिलेगा। या तो वो होते नहीं, अगर होते हैं तो वो ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, या तो इस एरिया में ह्यूमंस है नहीं, अगर है तो फिर एक नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, तो दे लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। वो जोग्राफिकल एरिया इट कुड बी एनी, इट कुड बी योर इंडिया, कुड बी योर एंटायर वर्ल्ड, इट कुड बी योर स्टेट, कुड बी योर सिटी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि देखो एक ही स्पीशी का पॉपुलेशन इज व्हाट, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशी। सो सेम स्पीशी वाले ऑर्गेनिज्म वुड हैव द सेम निश,
Same niche means their habitat is same, their food requirement is also same. So they would compete for the same type of resources. जो इस ह्यूमन को खाना है वही दूसरे ह्यूमन को भी खाना है, ठीक है, या जो इस इंसेक्ट को खाना है वो दूसरे इंसेक्ट को भी खाना है, बिकॉज उनका फूड रिक्वायरमेंट सेम है. तो population is basically the group of the organism of the same species who live in a common geographical area, compete for the resources, potentially interbreed. इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन. इसका क्या मतलब है? पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ द स्पीशी, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, इस एक एरिया में रह रहे हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं, मीन्स उसको शेयर कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं उसके लिए, एक ही तरह के खाने के लिए, एंड आपस में इंटरकोर्स करके, इंटरब्रीडिंग करके अपनी प्रोजेनीज भी आगे बना रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर वो लिख रहा है, देखो ऑल्दो द टर्म, देखो वैसे तो लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इंटरब्रीडिंग मानते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इकोलॉजी ना, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी, जो अगर कोई फ्लावर है, जैसे फ्लावर सेक्सुअल से बने तो वो पॉपुलेशन में आएगा ही आएगा. इवन अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बना है ना, चाहे इंटरब्रीडिंग नहीं भी हुई है, बट फ्लावर तो बना है ना, तो फ्लावर जो बनेगा ना मेरे बच्चे, वो अभी भी हम कहेंगे बेसिकली फ्लावर तो नहीं बन सकता, फ्लावर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनेगा. आप यहाँ पे ले लीजिए वो एग्जाम्पल फ्रैगमेंटेशन वाली. हाँ, तो फ्रैगमेंटेशन होके भी बन रहा है, इट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो भी पॉपुलेशन के पार्ट में आएगा. ऐसा नहीं है सिर्फ सेक्सुअल वाले को ले रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू इकोलॉजी हम दोनों चीज़ों को कंसिडर करके चलते हैं. ठीक है, अभी आगे वो आपको क्या बोल रहा है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दी जा रही हैं. देखिए आप यहाँ पर, एक सेकेंड, आई विल टेल यू. हाँ, trees in a forest, bacteria in a culture plate, lotus plant in a pond, they all are example of the population. ठीक है, ओके. सो आपको ये बात जो है बहुत अच्छे से समझनी है. हमारे पास में से पहले ऑर्गेनिज्मिक लेवल इकोलॉजी होती है जो हम पढ़ चुके हैं, फिर हमारे पास में आती है पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी, फिर आप बाद में आप बाकी लेवल की इकोलॉजी पढ़ोगे. इस चैप्टर में सिर्फ यही दो हैं. ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन के अंदर हम ऐसा तो नहीं बोलते कि इस बंदे का बर्थ रेट क्या है, नहीं बोलते ना हम ऐसे. एंड एक इंडिविजुअल का होता है बर्थ. आपके घर में पिछले साल में कितने बर्थ रेट हुए, ऐसे पूछता है कोई. आपके घर में पिछले साल में कितने बर्थ हुए, ये लॉजिकल लगता है ना. इंडिविजुअल का होता है बर्थ रेट या बर्थ या डेथ, और पॉपुलेशन का होता है बर्थ रेट या डेथ रेट. ओके, बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ क्या होता है? नंबर ऑफ द बर्थ इन दैट पर्टिकुलर एरिया. बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ द बर्थ पर कैपिटा इन दैट एरिया. सिंपल. पर जैसे अभी हो सकता है कि इसमें 100 है, 100 इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड इन 100 ऑर्गेनिजम्स ने 50 इनकी बच्चे पैदा हुए हैं, तो मतलब चेंज इन पॉपुलेशन 50. पहले क्या था? 100, अब क्या हो गया? 150. तो 150 क्योंकि 50 बच्चे पैदा हुए हैं ना, तो 150 माइनस 100 अपॉन 100 इनिशियल के साथ डिवाइड करना है, इंटू 100. तो क्या हो गया ये तो 50% आ गया. बट हमें परसेंट नहीं देखना बेसिकली. जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इंटू 100 मत करो, 150 माइनस 100 अपॉन 100 इट इज 0.5. तो 0.5 इज द बर्थ रेट, 0.5 पर कैपिटा. बट मैम 0 आधा बच्चा थोड़ी होता है किसी का. इट इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी है. जैसे आपकी कॉलोनी में मानो 100 लोग रहते हैं, एंड पिछले 10 सालों के अंदर 50 लोग हो गए. 10 साल पहले देयर वाज 100 लोग, एंड नाउ देयर आर 150 लोग लिविंग इन योर कम्युनिटी. तो चेंज इन पॉपुलेशन कितना हुआ? तो बेसिकली बर्थ रेट क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, 50 अपॉन 100, 0.5 पर इंडिविजुअल. तो इन पर इंडिविजुअल कितना बर्थ रेट है? 0.5. तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये तो नेचर ने अपने लिए बनाया है, बट आधा बच्चा थोड़ी होता है. इट्स जस्ट अ टर्मिनोलॉजी. ठीक है, ओके. तो वही इन्होंने आगे यही सब चीज़ें बताई हुई है. 4/40, 0.5 1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. कुछ नहीं है इसमें, इसको एक बार देख लेना, कुछ नहीं है इसमें. फिर आता है एज पिरामिड के बारे में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड. सो पहले उसके बारे में देयर आर सम प्री रिप्रोडक्टिव इन द सेंस which are not in reproductive age, below 12. Then from 13 to 50 years they are in reproductive age, and after 50 they are in the post reproductive age.
तो जो ग्राफ्स होते हैं वो एक्सपेंडिंग भी हो सकते हैं, स्टेबल भी हो सकते हैं, डिक्लाइनिंग भी हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब देखो एक्सपेंडिंग में क्या होगा, एक्सपेंडिंग में क्या है कि मतलब जैसे अगर हमारे पास में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पे ध्यान से देखना ज़रा, हाँ ये आप ग्राफ्स देख रहे हो नीचे, आई होप यू आर एबल टू सी दैम, ऑफ कोर्स यू आर एबल टू सी दैम। यहाँ पे पिंक कलर जो है वो क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, मतलब जैसे उसमें हमारे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, वो सब आ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो जैसे अगर हम सिर्फ ग्रैंड पेरेंट ले लें, एक कम्युनिटी है, ग्रैंड पेरेंट ले रहे, एक सिटी ले लो एग्जाम्पल के तौर पर, 50 ग्रैंड पेरेंट थे, 50 ग्रैंड पेरेंट थे, और ग्रैंड पेरेंट्स के जो बच्चे थे, मतलब जैसे हर ग्रुप ने 4-4 बच्चे पैदा कर दिए। तो आप ऐसा समझिए कि उन 50 जानों ने अपने टाइम पर 100 बच्चे पैदा करे। तो वो 50 थे बट बच्चे 100 हैं इनके। बच्चे कितने हैं इनके? 100 हैं, 100 है। तो अब इनके बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर अब ये तो बूढ़े होते जा रहे हैं, अब इनके बच्चों की शादी का समय आ गया है। अब इनके बच्चों के बच्चे कितने हो गए? वो 100 लोग थे, 100 ने 200 बच्चे कर दिए। तो देखो पहले 50 था, 50 ने 100 किए, 100 ने 200 किए, तो एक्सपैंड कर गया, ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर देखो येलो इज जो वो 100 बच्चे हुए हैं, सॉरी 200 बच्चे हुए हैं। ब्लू वाले इज जो 100 किए थे 50 वालों ने, 50 ग्रैंड पेरेंट्स ने जो 100 बच्चे पैदा किए हुए हैं, वो ब्लू वाले हो गए। अब बाद में आता है पिंक वाला, ठीक है, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में है। तो एक्सपैंडिंग वाला है कि लाइक प्री रिप्रोडक्टिव एज में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्टिव में उससे कम होते जा रहे हैं, पोस्ट में और भी कम थे ऑर्गेनिज्म, बट क्योंकि रिप्रोडक्शन ज़्यादा रेट पे हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब देखो जब हम ब्लू टू ग्रीन मूव करते हैं ना, मतलब रिप्रोडक्टिव टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इसमें ना एक तो ये है कि उनके आने वाली जो जनरेशन थी उन्होंने बच्चे थोड़े ज़्यादा पैदा किए थे तो पॉपुलेशन बढ़ गई है। बट एक और फैक्टर होता है, इनकी पॉपुलेशन ब्लू वालों से इसलिए भी कम है क्योंकि इनकी डेथ भी तो हो रही होगी, एज बढ़ गई है अब। बट फिर भी अगर डेथ नहीं भी हुई होती फिर भी देवर कम, फिर भी देवर लेस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिंग। एक होता है स्टेबल, स्टेबल होता है कि 100 थे, 100 ने 100 ही किए बच्चे, उस 100 ने भी 100 ही किए, तो इट इज ऑलमोस्ट स्टेबल। तो मैम फिर ये ब्लू टू पिंक घट क्यों रहा है? बेटा कुछ डेथ्स भी तो हुई होंगी ना, डेथ्स के कारण वो घट रहा है ना, एज होने के कारण डेथ भी तो हो जाती है। अब डिक्लाइनिंग में क्या होता है, 100 थे, 100 ने सिर्फ 50 किए, 50 ने सिर्फ 25 किए, तो वो घटता जा रहा है ना, तो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिक्लाइनिंग। समझ में आ रहा है? तो आप लोग मुझे पूछोगे कि मैम ये पिंक वाला तो बड़ा होना चाहिए था ना ब्लू वाले से, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले तो रिप्रोडक्टिव से बड़े होने चाहिए, बट बेटा वही फैक्टर है डेथ, उनका पॉपुलेशन ब्लू वालों से कम ही है। क्यों? क्योंकि उनकी डेथ हो गई है, रह नहीं गए अब वो उतने, बट अपने ज़माने में वो बहुत ज़्यादा थे, अपने बच्चों से वो ज़्यादा थे, है ना। तो रिप्रोडक्टिव वाले प्री रिप्रोडक्टिव वालों से ज़्यादा है, बट जो उनके पेरेंट्स थे वो भी इनसे ज़्यादा थी एक ज़माने में, बट अभी उनकी डेथ हो रही है। चलिए, तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन से हमें उस एरिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पता चल जाता है। तो यही चीज़ वो आपको यहाँ पर बताना चाह रहा है। अब आगे इन्होंने आपको क्या लिखा हुआ है, अब हम लाइन टू लाइन इसको पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। The size of the population tells us a lot about its status in the habitat। मतलब पॉपुलेशन का साइज जो है वो हैबिटेट के बारे में काफ़ी कुछ बता जाता है, ठीक है। वॉट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हम जानना चाहते हैं, अगर हम किसी भी तरह के इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो इम्पैक्ट ऑफ, लाइक हम जानना चाह रहे हैं कि इस प्रीडेटर का या इस प्रीडेटर का मतलब खाने वाले का, और दी एक सेकेंड, द इम्पैक्ट ऑफ द प्रीडेटर, मतलब प्रीडेटर का मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर इज एक्स प्रीडेटर जो वो वाई स्पीशी को खाया जा रहा है, तो अगर हमें प्रीडेटर का उस स्पीशी पे इफेक्ट देखना है तो हम देखेंगे कि उस स्पीशी का पॉपुलेशन किस रेट से घट रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक साल पहले 100 थी तो आज सिर्फ 50 है, तो मतलब 50 पर 100 मतलब कितना डेथ रेट हो गया उनका, डेथ रेट बेसिकली उनका इफेक्ट। तो पॉपुलेशन घट रही है या बढ़ रही है वो बताएगा कि प्रीडेटर क्या सच में उसका ज़्यादा बुरा असर हो रहा है या फिर उसका बुरा असर नहीं हो रहा। तो ये प्रीडेटर
पे डिपेंड करता है। अगर प्रेडेटर अपने खाने वाले को ज़्यादा ही कुछ खाया जा रहा है तो फिर इफेक्ट डेफिनेटली जो है वो हमें होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अगर वो नहीं खा रहा है तो उसका इफेक्ट हमें नहीं नजर में आएगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हमें प्रेडेटर का इफेक्ट देता है तो हम पॉपुलेशन साइज को देखेंगे। ठीक है, वी ऑलवेज इवेलुएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन पॉपुलेशन साइज। अगर पॉपुलेशन के साइज में ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें उस प्रेडेटर का बहुत बुरा असर हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज less than 10 Siberian cranes at Bharatpur wetlands in any area और go into millions। मतलब लाइक अगर हम साइबेरियन क्रेन्स की बात करें भारतपुर वेटलैंड्स पर, वहाँ पर उनका साइज मतलब उनका पॉपुलेशन साइज बहुत कम है। बट वही अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास इन पॉन्ड्स, उनका नंबर मिलियंस में है। तो जो बोलना चाह रहे हैं कि साइज जो है वो वैरी कर सकता है फ्रॉम अ वेरी लो टू वेरी हाई। ठीक है। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। हम पॉपुलेशन साइज को पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोल देते हैं, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। पॉपुलेशन साइज या फिर हम उसे पॉपुलेशन डेंसिटी बोल देते हैं, इसका मतलब हमेशा जो है नंबर्स का ही नहीं होता। मतलब ये नहीं कितने नंबर है, नहीं, टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट एप्रोप्रिएट। हाँ, नंबर से कैलकुलेट करना इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, बट समटाइम्स इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि नंबर से कैलकुलेट कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में 10 एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, उसमें आप बैक्टीरियाज काउंट नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इवन इफ यू विल काउंट, आप कहीं ना कहीं चुक जाओगे एंड यू नो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत फास्ट होता है। तो हम एक कॉलोनी को ही एक पॉपुलेशन मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते, एक नंबर एक कॉलोनी। अगर हमारी 10 कॉलोनीज हैं तो हम ऐसा नहीं हर कॉलोनी में जाकर बैक्टीरिया को काउंट करेंगे, नहीं, 10 कॉलोनी मीन्स 10 पॉपुलेशन डेंसिटी है इनकी। ठीक है, टोटल नंबर इज ओके हो गया। इट इज इन सम केस इधर मीनिंगलेस, या तो उसका कोई मतलब नहीं है नंबर को देखने का, या फिर मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वाले में मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम एक कॉलोनी को एक पॉपुलेशन साइज मान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक होता है बेटा हमारे पास में ट्री होता है, देयर इज अ पार्थेनियम ग्रास 20 कैरेट ग्रास, एंड अगर हमारे पास में बनियन ट्री है, एक हमारे पास में फॉरेस्ट है, वहाँ पर एक ह्यूज बनियन ट्री है और नीचे 200 वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, कैरेट ग्रास है, पार्थेनियम बोलते हैं, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, दैट इज कॉल्ड एज कैरेट ग्रास, है ना, 200 है वो। बट देखो वो बहुत छोटे छोटे हैं और बनियन बहुत बड़ा है, तो बनियन का इफेक्ट ज़्यादा है। अगर हम बोलेंगे कि यार कैरेट ग्रास की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो बनियन के साथ में अन्याय हो जाएगा, क्योंकि बनियन का जो असर हो रहा है ना उस इन्वायरमेंट पे, वो उन पार्थेनियम ग्रासेस का नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये कहकर कि कैरेट ग्रास की पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है, नंबर कैलकुलेट कर हम अन्याय कर रहे हैं बनियन ट्री के काम को, उसके इफेक्ट को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत बेकार चीज़ है ये। ठीक है, तो हम उसके इफेक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर एक एरिया में 200 कैरेट ग्रासेस है, दैट इज पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनियन ट्री विद अ लार्ज कैनोपी, यू नो, मतलब पत्ते बहुत बड़े बड़े, उनकी छाएं बहुत बड़ी है, stating that population density of banyan is low than carrot grass, it is underestimating the enormous role of banyan in that community। हम उसको उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तुम्हारी पावर को अंडर एस्टिमेट करें कितना बुरा लगेगा, बनियन ट्री को भी बुरा लगता है, तो ऐसे नहीं करने का। इन सच केसेस परसेंटेज मतलब बनियन ट्री चाहे थोड़ा है, पर उसने 200 कैरेट ग्रासेस के कंपैरिजन में बहुत एरिया कवर कर रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसने लिखा हुआ टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजीली अडॉप्टेबल मेजर इफ पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल। ये बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। इफ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, व्हाट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट डेंसिटी? कैसे करेंगे हम उसका नंबर तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, हम एक कॉलोनी को एक पॉपुलेशन डेंसिटी मानते हैं। समझ में आया? उसने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़े, मैंने उस क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया। Sometimes for certain ecological investigations, not period, there is no need to know the absolute population density. Relative density serve the purpose equally well. इसका क्या मतलब है? लाइक एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, एक बहुत बड़ा ओशन ले लो, ओशन। तो हम क्या करेंगे,
ओशन बहुत बड़ा है, हमने एक नुक्कड़ ले ली उसकी, है ना, एक एरिया ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, 2 मीटर स्क्वायर, वट एवर अमाउंट ऑफ एरिया यू वांट टू टेक। हमने उसमें से जितनी भी फिशेस आ सकती थी हमने उसको जाल में ट्रैप कर लिया, हमने उन फिशेस को काउंट कर लिया। हमने देखा कि यार इतने एरिया में से, जैसे फॉर एग्जांपल 100 मीटर स्क्वायर का पॉन्ड है, हमने क्या किया 1 मीटर स्क्वायर में से फिशेस निकाली, हमने देखा 5 फिशेस आ रही हैं, तो हमने अंदाजे से बोल दिया कि 1 मीटर स्क्वायर में 5 फिशेस हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर में 500 होंगी फिशेस, है ना। तो अंदाजे से हमने बोल दिया, ठीक है, यही चीज़ होती है। अब पूरे पॉन्ड में जाके फिशेस कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो हमने रिलेटिवली देख लिया, अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसमें इतनी है तो इसके साथ हमने पूरे पॉन्ड को रिलेट कर लिया, ठीक है। हाँ, no need to know the absolute population density, relative density serve the purpose equally well, ठीक है। Number of the fishes caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake, वही मैंने आपको भी समझाया। We are mostly obliged to estimate population sizes indirectly without actually counting them or seeing them। देखो हर चीज़ को काउंट करना है, इतना कोई वेला नहीं है, इतना किसी के पास में टाइम नहीं है, तो हम अंदाजे से काम चलते हैं, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे होता है बट दैट डजंट फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर हमें टाइगर के नंबर को कैलकुलेट करना है तो हम टाइगर के पास टाइगर को ढूंढ के तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, जब तक तुम उसे कैलकुलेट करोगे ना तब तक वो तुम्हें खा जाएगा। तो हम कैसे करते हैं, उनके पैरों के निशानों से, कितने, अगर 4 हैं तो वो मतलब एक टाइगर है, अगर ऐसे 8 हमें दिख रहे हैं, है ना, डिफरेंट साइजेस के, हर के पैर अलग होते हैं ना, तो उसमें 2 टाइगर हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है उनके पग मार्क्स के बेसिस पर या फिर उनके फीकल पैलेट्स के बेसिस पर। सबका फीकल पैलेट अलग अलग तरह का होता है, बट हमें ये पता होता है टाइगर का ये है, बट टाइगर में भी ये वैरायटी हो सकती है उनके फीकल पैलेट्स के अंदर। तो आज का सेशन हम यहीं पर ही रोकते हैं। अगले सेशन में आई विल मीट यू विद स्टार्टिंग विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। हमने वैसे लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में, ये वीडियो भी आई विल बी अपलोडिंग टुडे ओनली, वो भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही की है। तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pages is what we have done, and how much are left? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही लेफ्ट है, 9 10 लेफ्ट है, बट ठीक है, वो भी हम कर लेंगे, 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। If you are going to sleep, then have a good night. Bye bye. Tata.